नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड 2024 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो समय जो रहेगा सो 1 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक जो रहेगा सो 40 मार्क्स का है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा, प्रश्नों की संख्या वो भी 40 है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सामान्य निर्देश में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए जो सो कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो मनुष्य का आर्थिक कार्य से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? तो सरकार का गठन जो है सो अर्थशास्त्र से संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, सांख्यिकी का जनक जो है सो किसे माना जाता है? तो सांख्यिकी का जनक जो है सो गॉटफ्राइड एकेनवाल को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? तो बहुवचन में शब्द में सांख्यिकी से तात्पर्य क्या है? तो संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकी तथ्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए, 5 में है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़े का प्रयोग किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में जो है किस प्रकार के आंकड़े का प्रयोग किया जाता है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो केवल 2। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 2। आगे देखिए, 7 में है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेह अन्वेषक पर होती है? तो किस प्रकार के आंकड़ों पर? तो प्राथमिक प्रकार के आंकड़े पर जो है सो विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेह अन्वेषक पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ये, प्राथमिक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी जो है सो चेक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दोस्तों, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डैश क्या कहलाता है? तो अन्वेषक या परीक्षक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अन्वेषक या परीक्षक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो किससे जो है सो प्रत्यक्ष संपर्क होता है फ्रेंड्स? तो व्यक्तित्व साक्षात्कार से। राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यक्तिक साक्षात्कार। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है सो भारत में जनगणना का कार्य कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1951। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? तो किसमें व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों? तो विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का जो मध्य बिंदु बराबर है तो किसके बराबर होता है दोस्तों? उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा की। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा की। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न वर्ग सीमा की औसत की। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है, बारंबारता वितरण में परिष्कृति आंकड़ों को डैश पर डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें जो है वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड्स? तो मात्रात्मक में। राइट आंसर ऑप्शन बी, मात्रात्मक में। इस चैनल के माध्यम से जितने भी मॉडल सेट करवाए जा रहे हैं सब्जेक्ट से, ठीक है फ्रेंड्स, उन सभी को जो सो आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि आपका जो है सो एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटे ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से कौन चर सतत
संतत चर का एक उदाहरण है। तो संतत चर का एक उदाहरण कौन सा है? तो विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन डी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? तो मिलान चिन्हों की गणना जो है सो 5 समूहों में की जाती है। जैसे आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे कि 4 बार इस तरह से खींचकर इसे जो है सो काटा जाता है। तो यह जो होता है सो किसके बराबर होता है? तो 5 के बराबर। तो कितने समूहों में किया जाता है दोस्तों? तो 5 समूहों में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले। बंद के दौरान जो सो 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण ये आंकड़ों की किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो यह जो सो किस प्रकार के आंकड़े को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? तो पाठ विषयक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पाठ विषयक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी क्षैतिज तथा स्तंभों ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज मतलब इस प्रकार से पंक्तियों में जो है सो ऊर्ध्वाधर, इस तरह से स्तंभ में, ठीक है दोस्तों, रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो वह आंकड़ों को जो है सो किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है दोस्तों? तो सारणीकरण में। राइट आंसर ऑप्शन सी, सारणीकरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो यह वर्गीकरण जो है सो कालिक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कालिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो तोरण का। राइट आंसर ऑप्शन डी, तोरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को जो है सो और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो संचयी बारंबारता वक्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, संचयी बारंबारता वक्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना जो थी सो कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन ये 1951 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास जो है सो किसके द्वारा जो है सो किया गया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो किस प्रकार रेलवे ने जो सो प्रभावित किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं। रेल के द्वारा जो सो अब लोग लंबी यात्राएं कर सकती। कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तो दोनों जो है सो सही है। जान माल की हानि हुई, एक गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तथा बी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है सो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया दोस्तों? तो मिश्रित। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मिश्रित प्रणाली को जो है सो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अपनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना, सही है। भारत को एक विशाल बाजार बनाना, ये भी सही है। भारतीय उद्योगों का विकास करना, यही तो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तथा बी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार की किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो था सो कब किया गया था दोस्तों? तो 1938 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1938 ईस्वी में। और अपने दोस्तों के पास जो है सो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें भी जो है सो थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है?
तो पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है सो 5 वर्षीय तो होगी, तब तो पंचवर्षीय नाम पड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 5 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो किस प्रकार से वितरित किया जाता है दोस्तों? तो सार्वजनिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सार्वजनिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो 1948 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1948 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है सो कहाँ अवस्थित है तो दोस्तों? तो कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोलकाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक डैश है? आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जो है सो डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षरता दर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है सो कब की गई थी तो दोस्तों? तो 1995 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1995 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा जो थी सो कब हुई थी दोस्तों? तो 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन ये 1991 ईस्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर जो है सो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो व्यक्तियों की आय पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ये व्यक्तियों की आय पर। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं और वहां एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मैं जो है सो इस PDF को वहां पे डाल दूं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो विनिवेश का उद्देश्य जो है सो क्या है दोस्तों? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिक आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है सो विनिवेश का उद्देश्य है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं सो कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी सो कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ये 1907 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील जो है सो कितने देशों में कार्यरत है? तो 30 देशों में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 30 देश। आगे देखिए विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को जो है सो किस नाम से जाना जाता है? तो IBRD के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, IBRD। और IBRD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सेट 2 के कुल 40 प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा है। अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर जरूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग जो है सो उसे आसानी से देखें, पढ़ें और जो है सो जैक बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।